नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रभा लर्निंग विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज ये हमारा यूपी कांस्टेबल 2024 का जीके का 24वां प्रैक्टिस सेट है, जहां पर आज हम आगे के जीके के 25 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। दोस्तों आज की हमारी ये क्लास ये केवल यूपी कांस्टेबल के लिए नहीं है, बल्कि आपके किसी भी एग्ज़ाम, चाहे आपका रेलवे का हो, एसएससी का हो, यूपी का, यूपी पीसीएस का, बीपीएससी का, या कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, उन सभी के लिए हमारी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए दोस्तों क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और बिल्कुल भी इसे मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की हमारा क्लास का पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और सप्ताह मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। चलिए दोस्तों इसके बारे में हम लोग कुछ डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वायुमंडल को निम्नलिखित 5 परतों में विभाजित किया गया है। ठीक है, वायुमंडल की 5 परतें होती हैं, कौन कौन सी। तो पहला तो है आपकी शोभ मंडल, दूसरी आपकी समताप मंडल, तीसरी है मध्य मंडल, चौथी है आयन मंडल और पाँचवीं है बाह्य मंडल। एक बार ध्यान से पढ़ें, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो इसमें वायुमंडल की 5 परतों को विभाजित किया गया है। अब चलिए दोस्तों इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए पहला मंडल है शोभ मंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फियर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, इसे ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। कभी कभार ये इंग्लिश में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसकी इंग्लिश भी याद होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो शोभ मंडल है इसे संवहन मंडल और अधोमंडल भी कहा जाता है, और ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है, तो वो होती है शोभ मंडल। और शोभ मंडल का एक नाम संवहन मंडल भी है और अधोमंडल भी है, और इसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, जलकण, धूलकण एवं बादल इसी मंडल में पाए जाते हैं। दोस्तों जितनी भी जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी शोभ मंडल में होती हैं। तो अगर आपसे पूछा है कि बताइए वह कौन सा मंडल जिसमें सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, जितनी भी जो मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं वो सारी शोभ मंडल में होती हैं। अगला पॉइंट है कि शोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को शोभ सीमा कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि बताइए शोभ मंडल और समताप मंडल को याद करने वाले भाग को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, उसे कहा जाता है शोभ सीमा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों आगे। अगला है दोस्तों समताप मंडल। ठीक है, हम समताप मंडल के बारे में जाने देंगे। इसे दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है। तो देखिए इस मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, और ये ओजोन परत करती क्या है, तो ये सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। इसके साथ ही दोस्तों इसकी जो मोटाई है वो भूमध्य रेखा पर कम व ध्रुवों पर अधिक होती है। और इस मंडल में दोस्तों वायुयान उड़ाने की आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। तो आपसे पूछा है कि बताइए वह कौन सा मंडल है जिसमें वायुयान उड़ाने की दशाएं पाई जाती हैं, तो वो है आपका समताप मंडल, और समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। इस मंडल में मूलाभ मेघों, जिन्हें हम कहते हैं मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, का निर्माण होता है। तो अगर आपसे पूछा है कि बताइए मूलाभ मेघों या मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके समताप मंडल में। चलिए दोस्तों, अगर क्लास पसंद आ रही तो भाई क्लास को लाइक जरूर करना, और दोस्तों बहुत ही अच्छा कंटेंट है, एकदम ज़बरदस्त कंटेंट आपको मिल रहा है। अगला है दोस्तों मध्य मंडल। मध्य मंडल को हम लोग मीजोस्फीयर भी कहते हैं, और पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के समताप मंडल के ऊपर स्थित परत को मध्य मंडल कहा जाता है। यानी कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है इसका जो समताप मंडल, तो समताप मंडल के ऊपर क्या पाया जाता है, मध्य मंडल। देखिए सबसे नीचे पाया जाता है शोभ मंडल, शोभ मंडल के ऊपर क्या पाया जाता है, समताप मंडल, और समताप मंडल के जो ऊपर परत है उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मध्य मंडल। और इसकी जो ऊपरी परत है मध्य मंडल की उसको कहा जाता है मध्य सीमा। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि मध्य मंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है भैया, तो मध्य मंडल की जो ऊपरी परत है उसको मध्य सीमा कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है हमारा आयन मंडल। आयन मंडल को दोस्तों आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों इस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहा जाता है, और यह मंडल जो है ये कुल 4 परतों में विभाजित है। कौन कौन सी परतें हैं, तो वो है एक तो डी परत है, दूसरी दोस्तों ई परत है, तीसरी F1 परत और चौथी है F2 परत। और इसी मंडल में दोस्तों संचार उपग्रह भी स्थित होते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संचार उपग्रह किस मंडल में स्थित होते हैं, तो ये होते हैं आयन मंडल में, और आयन मंडल में ही विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिस वजह से इसे आयन कहा जाता है। आयन मंडल कुल 4 परतों में विभाजित होता है, डी परत, F परत, ई परत, F1 परत, F2 परत। ठीक है, कौन कौन सी दोस्तों, डी परत, ई परत, F1 परत और F2 परत। तो ये कुल 4 परतें हैं जो कि आयन मंडल जिसमें विभाजित किया गया है, और आयन मंडल में ही दोस्तों संचार उपग्रह भी स्थित होते हैं।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं पॉइंट। चलिए दोस्तों आगे बताया गया बाह्यमंडल के बारे में। बताइए बाह्यमंडल क्या है। तो दोस्तों देखो, जो आयनमंडल से ऊपर स्थित जो मंडल होता है उसे कहते हैं बाह्यमंडल। ठीक है, आयनमंडल से ऊपर क्या होता है, बाह्यमंडल। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, शोभमंडल। शोभमंडल से पहले समताप मंडल। ठीक है, शोभमंडल जो होता है, शोभमंडल सबसे नीचे होता है, शोभमंडल के ऊपर समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर मध्यमंडल और मध्यमंडल के ऊपर बाह्यमंडल। ठीक है, तो कुल मिलाकर 5 मंडल हो गए, शोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बाह्यमंडल। तो दोस्तों जो आयन मंडल से ऊपर मंडल होता है उसे कहते हैं बाह्यमंडल, जैसे हम बोलते हैं एग्जोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, इस मंडल में नाइट्रोजन हो गई, हीलियम, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन गैस स्थित होती हैं। तो किस मंडल में नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, तो ये पाई जाती है बाह्यमंडल में। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि बताइए ऑक्सीजन किस मंडल में पाई जाती है, तो ऑक्सीजन पाई जाती है बाह्यमंडल में। और इस मंडल में दोस्तों कृत्रिम उपग्रह भी भेजे जाते हैं। ठीक है भैया, तो कृत्रिम उपग्रह किस मंडल में भेजे जाते हैं, तो बाह्यमंडल में भेजे जाते हैं। और वहीं अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए संचार उपग्रह किस में स्थित होते हैं, तो संचार ग्रह आपके आयनमंडल में स्थित होते हैं। तो ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें से एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। चलिए दोस्तों, अब है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है हैदराबाद में। ठीक है भैया, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये है हैदराबाद में। चलिए दोस्तों कुछ अनुसंधान संस्थान के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछा है कि बताइए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। ऐसे ही दोस्तों भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो ये है आपका लखनऊ में। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। और केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान है आपका मैसूर में। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, जो आलू है वो कहाँ पर है दोस्तों, शिमला में। ठीक है, शिमला मिर्च खाते हो, शिमला मिर्च में अगर हम आलू डाल लें तो कैसे लगेंगे, तो इसलिए इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि आलू के साथ में शिमला। ठीक है, यानी कि शिमला मिर्च में आलू डाल के खाएं। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, शिमला में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कानपुर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। और केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान है आपका मैसूर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि जो युवा बंगाल आंदोलन है इसके संस्थापक हैं हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। ठीक है दोस्तों, युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन है, तो वो है हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। चलिए आगे दोस्तों देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा है कि बताइए वेलूर मठ के संस्थापक कौन है, तो वेलूर मठ के संस्थापक है स्वामी विवेकानंद। और ऐसे दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन है, तो भैया पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक महादेव गोविंद रानडे। और हिंदू महासभा के संस्थापक दोस्तों मदन मोहन मालवीय। तो ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और एक भी आपको दोस्तों पॉइंट यहाँ से मिस नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र न्यू इंडिया का संपादन किसने किया था। तो दोस्तों देखो, जो अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र न्यू इंडिया है इसका संस्थापक, इसका जो संपादन किया था वो किया था विपिन चंद्र पाल जी ने। ठीक है, न्यू इंडिया का दोस्तों संपादन किसने किया था, तो ये किया था विपिन चंद्र पाल जी ने। चलिए दोस्तों कुछ आगे के देख लेते हैं। तो देखिए, जो गदर है, गदर आंदोलन भी आपने सुना था, और गदर एक समाचार पत्र था। तो गदर समाचार पत्र किसने चलाया था, तो ये चला था लाला हरदयाल ने। ठीक है दोस्तों, किसने चलाया था, तो चला था लाला हरदयाल ने। यानी कि जो गदर समाचार पत्र है इसको किसने प्रकाशित किया था, तो ये किया था लाला हरदयाल जी ने। अगला है दोस्तों मराठा और केसरी। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मराठा और केसरी का संपादन बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। और एक जो पत्र था काल, इसका संपादन किया था प्रांजपे जी ने। ठीक है, किसने दोस्तों किया था, तो ये किया था प्रांजपे ने। चलिए अगला क्वेश्चन भैया देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए जो तृतीय बौद्ध संगीति है वो किसके शासनकाल में हुई थी, यानी कि उस समय राजा कौन था। तो दोस्तों इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, इसकी मैं आपको क्या बताऊंगा, इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए, जो तृतीय बौद्ध संगीति ये होती है अशोक के शासनकाल में। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, अशोक के शासनकाल में। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। देखिए एक मिनट, ये है प्रथम बौद्ध संगीति। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसकी सन याद करनी है। जो प्रथम बौद्ध संगीति ये कब हुई थी, तो ये थी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो ये थी 483 ईसा पूर्व में। देखो दोस्तों, स्थान इसका क्या है, स्थान है इसका राजगृह, और अध्यक्ष है महाकश्यप, और शासक कौन है, अजात शत्रु। ठीक है, स्थान इसका कहाँ पर था दोस्तों, स्थान है इसका राजगृह में। अध्यक्ष कौन है इसके, महाकश्यप, और शासक इसके कौन है, तो शासक है इसके अजात शत्रु।
शासक हैं इसके दोस्तों कौन? तो शासक हैं इसके अजात शत्रु। एक मिनट मैं यहाँ पर अपना पेन ठीक कर लेता हूँ। पेन, एक मिनट रुकिए दोस्तों, ज़रा पेन ठीक कर लेते हैं तब तक। चलिए ठीक है। चलिए तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है। देखिए अगर आपसे स्थान पूछ रहा है तो स्थान का पहला वर्ड याद कर लो, जैसे रा है, रा, ठीक है। एक तो होगा राव पाक, ठीक है, राव पाक, राव पाक, ठीक है। ट्रिक इसकी है दोस्तों, राव पाक। जो स्थान है, स्थान की ट्रिक है राव पाक। रा से राजगृह, वा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और का से कुंडलवन, ठीक है। राव पाक लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ, मेरे पास लिखने वाला वो नहीं है पेन, इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता। आप ऐसे ही सुन लीजिए, राव पाक। चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये यहाँ पे आप राव पकड़ोगे, ठीक है। ये आपको रा दिख रहा है, तो एक तो आप रा लिख लेना अपनी कॉपी में, रा आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब एक यहाँ पे लिखो वाह, वाह लिखो, ये वाला वाह, राव पाक। वा से वैशाली, वा से वैशाली, ठीक है। पा, पा से पाटलिपुत्र, पा से पाटलिपुत्र। और जो चौथी बौद्ध संगीति यह कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी कुंडलवन ने, का से कुंडलवन, यानी राव पाक, ठीक है। अब मैं समझता हूँ आपने ये लिख लिया होगा, राव पाक। चलिए अगला है दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष इसके थे महाकश्यप, ठीक है। अध्यक्ष इसके कौन थे? महाकश्यप। तो इनके तो आप नाम ऐसे ही याद कर लो, जैसे महाकश्यप, और अगले कौन थे? सवाकामी, फिर थे मोगलीपुक तिस, और फिर कौन थे? वसुमित्र। तो ये आप ऐसे ही एक लाइन में याद कर लेना, महाकश्यप, समाकामी, मोगलीपुक तिस, महाकश्यप, समाकामी, मोगलीपुक तिस, ठीक है। अगला है दोस्तों, शासक कौन थे? शासक की बहुत अच्छी ट्रिक है, शासक की ट्रिक है अका अक, ठीक है। शासक की ट्रिक है अका अक। देखो अ से अजातशत्रु, पहले आ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, का से कालाशोक, ठीक है। अका अक, और दूसरे फिर से आ होगा, तो आ से अशोक और का से कनिष्क, ठीक है। यानी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो ट्रिक क्या है? अका अक, ठीक है। यहाँ से बस आप जो 4 वर्ड पकड़ लो, आपको याद हो जाएगी। अब बताइए, देखिए सन तो बहुत आसान है, सन में कुछ भी नहीं। देखो पहली कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। अगली कब हुई? 383 ईसा पूर्व में। तो 483, 383। फिर अगली कब होगी? तो अगली होगी 250 ईसा पूर्व में, और इसके बाद वाली होगी 98 ईसा पूर्व में, ठीक है। इसके बाद वाली होगी दोस्तों 98 ईसा पूर्व में। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है आपको याद करनी है, आप नॉर्मल तरीके से याद कर सकते हो। तो आप पढ़ लो, बताओ प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? 483 में। दूसरी कब हुई? 383 में। तीसरी कब हुई? तीसरी हुई 250 ईसा पूर्व में, और चौथी हुई 98 ईसा पूर्व में, ठीक है। स्थान कहाँ पर है? तो राजगृह है, ठीक है। यानी कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर थी? राजगृह में। ट्रिक क्या है? रावपाक, रावपाक यानी कि राजगृह, पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी कुंडलवन में। अध्यक्ष कौन है इसके? अध्यक्ष है महाकश्यप, ठीक है। कैसे याद करोगे? महाकश्यप, समाकामी, मोगलीपुक तिस, यानी कि महाकश्यप पहली के हो गए, सवाकामी दूसरे के हो गए, मोगलीपुक तिस तीसरे के हो गए, और चौथे के कौन हो गए? वसुमित्र। और शासक कौन है? तो शासक है अका अक, यानी कि अजातशत्रु, पहले के अजातशत्रु, दूसरे के कालाशोक, तीसरे के अशोक, और चौथे के कनिष्क। देखो मैंने तो ऐसे ही याद की थी, जब मैंने पढ़ा था तो मैंने ऐसे ही याद किया था, और तब तक से मिले आज तक मुझे बहुत आसानी से याद है। चलिए अब देखो दोस्तों, दूसरी बौद्ध संगीति कभी 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई है? वैशाली में हुई है। अध्यक्ष कौन थे? सवाकामी। और शासक कौन थे? तो शासक थे इसके कालाशोक। अगली है तीसरी बौद्ध संगीति, ये कब हुई थी? ये हुई थी 250 ईसा पूर्व में, ठीक है। कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस, और शासक कौन थे इसके? तो शासक थे इसके अशोक। चलिए नेक्स्ट है चौथी बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में हुई है। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, और शासक कौन थे? कनिष्क। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसे याद रखना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम कारखाना अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना कि जो प्रथम कारखाना अधिनियम है ये लाया गया था रिपन के कार्यकाल में, ठीक है। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था रिपन। दोस्तों रिपन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि रिपन से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, तो पहला यहाँ पर पॉइंट बनता है रिपन से कि इसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 20 बार परीक्षा में पूछा गया कि बताइए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है रिपन को, ठीक है। वैसे लॉर्ड रिपन बोलते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे रिपन ही लिखा है। अगला पॉइंट है दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसे भारत का उद्धारक भी कहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए किसे भारत का उद्धारक कहा गया है, तो रिपन को कहा गया है। किसने कहा था? तो ये कहा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1882 में समाप्त करके भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल कर दिया गया था, ठीक है। यानी कि भारतीय समाचार पत्र पर जो प्रतिबंध लगाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से,
उस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को इसने 1882 में समाप्त कर दिया और भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल किया। अगला है दोस्तों, इसके ही समय में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। तो अगर आपसे पूछा है कि बताइए भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, तो थी रिपन के शासनकाल में, ठीक है। और प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, तो वो थी मेयो के शासनकाल में, जो लॉर्ड मेयो था उसके शासनकाल में प्रथम जनगणना हुई थी। लेकिन जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई ये किसके शासनकाल में हुई थी, ये हुई थी रिपन के शासनकाल में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसने सिविल सेवा में प्रवेश की जो अधिकतम उम्र सीमा वो 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी थी, ठीक है। यानी कि जो सिविल सेवा में जो प्रवेश की अधिकतम उम्र है वो पहले 19 वर्ष थी और इसको इसने बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। तो इसलिए दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एक बार अगर आप इनको पढ़ लेते तो फिर परीक्षा में अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका गलत नहीं होगा और आप बिल्कुल उसको भी एकदम सही करके आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवित जड़ पुल किस राज्य में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। जो जीवित जड़ पुल है ये पाया जाता है आपके मेघालय राज्य में। किस राज्य में पाया जाता है भैया, ये पाया जाता है मेघालय राज्य में। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल क्रांति का संबंध किससे है। तो मेरे भैया जो गोल क्रांति है इसका संबंध किससे, इसका संबंध है भैया आलू उत्पादन से, ठीक है। गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है आलू उत्पादन से। चलिए दोस्तों कुछ क्रांतियाँ पढ़ लेते हैं। तो देखिए भैया जो रजत क्रांति है, रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। ऐसी भैया जो सुनहरी क्रांति है, सुनहरी क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि जो गोल क्रांति उसका संबंध किससे है, आलू से। रजत क्रांति अंडा से, सुनहरी क्रांति फल से, पीली क्रांति तिलहन से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों अगला पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भारतीय हरित क्रांति की जो जन्मस्थली है वो कहाँ पर है, तो वह है दोस्तों पंतनगर, ठीक है। पंतनगर दोस्तों कहाँ पर पड़ता है, ये उत्तराखंड में है। तो भारतीय हरित क्रांति की जो जन्मस्थली ये पंतनगर में है, ठीक है। और बाकी तो आपको पता ही होगा कि हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो हैं एम एस स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। चलिए दोस्तों ये तो बहुत सरल से क्वेश्चन है, ये तो आपने कम से 10 बार पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मेरे भाई दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी अनैमुदी, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपकी अनैमुदी। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से भैया पढ़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये कुछ और चोटियाँ हैं, इन्हें आप पढ़ लो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आपका छूटेगा नहीं। देखिए दोस्तों एक गुरु शिखर है, ठीक है। गुरु शिखर कहाँ की सबसे ऊंची चोटी, तो ये अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। यानी कि अगर आपसे पूछा है कि बताइए अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है गुरु शिखर। और ये राजस्थान के में जो माउंट आबू है उस पर पड़ती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। धूपगढ़ी कहाँ की सबसे ऊंची चोटी, तो ये सतपुड़ा पहाड़ी की, ठीक है। यानी कि जो सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़ी। ऐसे ही दोस्तों जो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है जिसे हम बोलते हैं दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, वो है आपकी डोडा बेटा, ठीक है। डोडा बेटा है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। तो एक बार फिर से चलिए पढ़ लेते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी थी अनैमुदी। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी भैया, तो दक्षिण भारत की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी डोडा बेटा, ठीक है। और सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। और अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है गुरु शिखर। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अगर भैया क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है। और दोस्तों बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें जिससे हमारी हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो हमारे जो पहला मंत्रिमंडल था उसके रक्षा मंत्री कौन बने थे भैया, बताइए। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के पहले रक्षा मंत्री कौन बने थे, तो ये बने थे दोस्तों सरदार बलदेव सिंह, ठीक है भैया। कौन बने थे, तो ये बने थे सरदार बलदेव सिंह। यानी कि जो स्वतंत्र भारत के जो पहला मंत्रिमंडल था इसके रक्षा मंत्री कौन थे, तो वो थे सरदार बलदेव सिंह। चलिए थोड़ा सा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा है कि बताइए स्वतंत्र भारत के जो पहला मंत्रिमंडल उसके शिक्षा मंत्री कौन थे, तो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऐसे ही दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री कौन बनी थी, तो वो थी राजकुमारी अमृत कौर। और श्रम मंत्री कौन थे दोस्तों, तो श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हें दोस्तों अपने कॉपी में जरूर नोट करते हुए चलना, बहुत अच्छी क्लास है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई है। यानी कि दोस्तों किस देश के संविधान से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है।
तो बताइए दोस्तों ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है आपके ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। जो संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। चलिए कुछ आगे दोस्तों पढ़ते हैं। तो देखिए जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया एक तो आपकी मंत्रिमंडलीय प्रणाली, जो भी मंत्रिमंडलीय प्रणाली हमारे देश में अपनाई गई है वो ली गई है ब्रिटेन से। ऐसे ही दोस्तों जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की ही देन है। और द्विसदनीय व्यवस्था भी दोस्तों ब्रिटेन से ली गई है। और विधि निर्माण प्रक्रिया यानी कि हमारे जैसे कानून बनते हैं ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये भी ली गई है ब्रिटेन से। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। तो केंद्र एवं राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है यानी कि जो शक्तियों का बंटवारा है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऐसे ही दोस्तों जो समवर्ती सूची ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की जो भाषा है ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और व्यापार वाणिज्य साथ ही समागम की जो स्वतंत्रता ये भी ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कौन कौन से? केंद्र एवं राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा और व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ये ली गई है कहाँ से? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है। तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ऐसी जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी अमेरिका से ली गई है। संविधान की सर्वोच्चता भी ली गई है। प्रस्तावना भी ली गई। देखो प्रस्तावना कहाँ से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ऐसे ही दोस्तों जो निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर जो महाभियोग का प्रावधान है ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों जो उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है यहाँ के जो न्यायाधीशों को हटाने की विधि है ये भी आपके ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। और भैया जो न्यायिक पुनरावलोकन है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भी लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ अगला पॉइंट दोस्तों ये है हमारा कि बताइए आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का जो मनोनयन है ये भी आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है ये भी कहाँ से ली गई है? तो ये भी ली गई है आयरलैंड से। दोस्तों कहने को हम लोग केवल 25 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं लेकिन असल में आप लोग देख रहे होंगे आज हम इस क्लास को कितनी डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए भाई इस क्लास से ज़रूर जुड़े रहना, बहुत अच्छी क्लास है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के महान्यायवादी का उल्लेख कहाँ पर है? तो दोस्तों जो भारत के महान्यायवादी हैं इनका उल्लेख है अनुच्छेद 76 में, ठीक है। अनुच्छेद 76 किसको बताता है? तो इसमें है वर्णन किसका? भारत के महान्यायवादी का। चलिए अगला दोस्तों अनुच्छेद 124, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा, ये विधि बताएगी आर्टिकल 124 में। ऐसे ही दोस्तों अनुच्छेद 214, इसमें बताया गया है कि सभी राज्यों में उच्च न्यायालयों की स्थापना, ठीक है, यानी कि जो सभी राज्यों में जो उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? वो की जाती है अनुच्छेद 214 के अंतर्गत। ऐसे ही दोस्तों जो अनुच्छेद 330 है ये संबंधित है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण से, ठीक है। जो लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को जो आरक्षण दिया गया है ये दिया जाता है अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो मेरे भैया प्राक्कलन समिति में कुल मिलाकर 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और ये सभी सदस्य दोस्तों लोकसभा के होते हैं, ठीक है। ये सभी सदस्य कहाँ से होते हैं? ये सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में सभी सदस्य कहाँ के होते हैं? तो जो प्राक्कलन समिति होती है इसके जो सभी सदस्य होते हैं ये होते हैं लोकसभा के। और कुल कितने सदस्य होते हैं भैया मेरे? तो इसमें कुल मिलाकर आपके होते हैं 30 सदस्य। चलिए अब दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन दोस्तों मिस नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल भी मत छोड़ना। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मेरे भाई याद रखना जो प्रथम वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष थे केसी न्योगी, ठीक है भैया। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे केसी न्योगी। अब देखिए अगर मान लो कोई बच्चा केसी न्योगी याद भी कर लेता है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी न्योगी, तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ये बहुत कम स्टूडेंट को मालूम होगा। तो भैया दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के संथानम, ठीक है। यानी कि केसी न्योगी जो थे वो थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष और दूसरे के थे के संथानम। तो प्रथम के कौन थे दोस्तों? तो प्रथम के थे केसी न्योगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हालांकि बहुत सरल सा, आपको याद भी होगा। तो देखिए दोस्तों जो भारतीय संविधान का जो संशोधन है 42वां, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है और इसे दोस्तों आर्टिकल 51 का के अंतर्गत रखा गया है। तो
तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में किस संशोधन व मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976। अच्छा, किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। चलिए आगे देख लेते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, एक बार बीएड के एंट्रेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भैया जो गोबर गैस है इसमें कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसमें मुख्य रूप से पाई जाती है मीथेन गैस। ठीक है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मीथेन गैस। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे मजबूत धातु कौन सी है, बताइए सबसे मजबूत धातु कौन सी है। तो दोस्तों जो सबसे मजबूत धातु है वो है टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन जो है सबसे मजबूत धातु है। चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये कुछ धातु इन्हें याद कर लो। देखो मजबूत कौन सी थी, टंगस्टन। ठीक है, कठोर कौन सी है दोस्तों, कठोर है क्रोमियम। ठीक है, कठोर क्रोमियम। देखो का से कठोर और का से क्रोमियम, अगर आपसे पूछा है कि बताइए सबसे ज़्यादा कठोर कौन सी है, तो क्रोमियम। ठीक है, सबसे कठोर क्रोमियम। भारी कौन सी है दोस्तों, भारी है ओस्मियम। और हल्की कौन सी है, हल्की है लिथियम। थोड़ी सी अगर हम चलो ट्रिक ऐसे ही छोटी मोटी बना के देखें तो देखिए मजबूत हमने क्या पढ़ी थी, मजबूत हमने पढ़ी थी टंगस्टन। मजबूत क्या होना चाहिए, पैर मजबूत हों, यानी कि जो टांगे हैं टांगे मजबूत होनी चाहिए इंसान की। देखिए चलो थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, अपने लोग प्रैक्टिस करते हैं बनाने की। देखिए मजबूत क्या होनी चाहिए, मजबूत टांगे होनी चाहिए ना, मजबूत पैर होने चाहिए, टांगे होनी चाहिए, तो इसलिए मजबूत कौन सी है, टंगस्टन। मजबूत कौन सी है, टंगस्टन। ठीक है, कठोर का से कठोर, का से क्रोमियम, बहुत आसान है, इसमें तो सोचना नहीं है, का से कठोर, का से क्रोमियम। अच्छा भारी क्या होती है, देखो अगर ओस सिर पे पड़ जाए, अगर ओस पड़ जाए सिर पे तो सिर भारी हो नहीं हो जाता है। ओस अगर सिर पे पड़ जाए, देखो ओस्मियम, ओस अगर पड़ जाए तो सिर भारी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो इसलिए ओस्मियम कैसी है, भारी। हल्की कौन सी दोस्तों, हल्की है लिथियम। इसकी ट्रिक नहीं मैं बना पा रहा हूँ, इसकी आप बना लेना। ठीक है, हल्की कौन सी है, हल्की है लिथियम। इसकी आप ट्रिक कमेंट बॉक्स में बताना, मैं अगर जो भी बच्चा अच्छी सी ट्रिक बनाएगा मैं उसका नाम अगली क्लास में जरूर बताऊँगा। अगला क्वेश्चन है भैया, यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है। तो भैया यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है, तो यूरिया में कुल 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। पूछा गया क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ, ये वन लाइनर क्वेश्चन है कि यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है, तो यूरिया में कुल 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, बताइए भैया जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए केवल 2 विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं। पहला तो इसमें होगा विटामिन बी, तो यहाँ पर फिलहाल इसका आंसर बनेगा विटामिन बी, और दूसरा होगा विटामिन सी। ठीक है, चलो मैं इसके बारे में थोड़ा बढ़ा देता हूँ आपको। देखिए जो जल में घुलनशील हैं वो हैं 2, कौन से, विटामिन बी और विटामिन सी। अगर आपसे पूछा है कि बताइए बसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो बसा में घुलनशील है 4, कौन कौन से, ए, डी, ई और के। इस क्वेश्चन को याद रख लेना, कभी भी पूछा जा सकता है वन लाइन में, और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। बी सी याद कर लो, ये हैं जल में घुलनशील, तो बाकी जितने बचे वो सारे बसा में घुलनशील हैं, कौन से, विटामिन ए, डी, ई और के। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मेरे भैया दांतों के अध्ययन को कहा जाता है ओडोंटोग्राफी। ठीक है, ओडोंटोलॉजी। ठीक है, ओडोंटोलॉजी होगा यहाँ पर, चलो ओडोंटोग्राफी भी सही है, फिलहाल लॉजी कहा जाता है। ठीक है, ओडोंटोलॉजी, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है भैया, तो ओडोंटोलॉजी। चलिए कुछ और हम जानते हैं अध्ययनों के बारे में। तो देखिए दोस्तों हिप्नोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है, तो नींद के अध्ययन को कहते हैं हिप्नोलॉजी। ठीक है, नींद के अध्ययन को कहते हैं हिप्नोलॉजी। ऐसे ही दोस्तों जो मानव जाति का अध्ययन है उसको कहते हैं एथनोग्राफी। ठीक है, मानव जाति के अध्ययन को एथनोग्राफी कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है कोस्मोलॉजी। ठीक है, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है कोस्मोलॉजी। चलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ कि जिससे क्लास ज़्यादा लंबी ना हो। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों न्यूटन का जो पहला नियम है उसको कहा जाता है जड़त्व का नियम। ठीक है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। ये हमने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा था। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है, तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। बस आपको इतना ही याद रखना, नियम आपको नहीं याद रखना, ये तो शायद नहीं पूछा जाएगा, बल्कि पूछा नहीं जाता, कहीं नहीं पूछा गया अभी तक। अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने पर क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना भैया, जब भी दूध से क्रीम निकलेगी तो दूध का घनत्व तो बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने पर क्या होता है, तो दूध से हम क्रीम को बाहर निकालते हैं तो दूध का घनत्व तो बढ़ जाता है। ये फिजिक्स से कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है, बताइए।
प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? तो मेरे भाई प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है। ठीक है, प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है हर साल 25 जनवरी को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चलो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऐसे ही दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है हमारा थल सेना दिवस। ठीक है, जो आर्मी डे है यानी कि जो थल सेना दिवस है वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। विश्व विरासत दिवस दोस्तों 18 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है, दो क्वेश्चन याद रखना, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। और जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो कब मनाया था? वो मनाया था 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। तो राष्ट्रीय युवा दिवस अगर पूछा जाए तो 12 जनवरी को और विश्व युवा दिवस पूछा जाए तो 12 अगस्त को। चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, याद रखना। और दोस्तों आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए कब नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भाई रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। पहले तो नाम याद रखो गीतांजलि का, हिंदी में भी पूछा जा सकता है, अगर किसी एग्जाम में हिंदी आ रही तो वहाँ भी पूछा जा सकता है और जीएस में भी पूछा जा सकता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो ये मिला था 1913 में। ठीक है, कब मिला था? 1913 में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है। तो दोस्तों ठीक है, इसी तरह विदा लेते हो, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।